हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, फोर्थ इज गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, फिफ्थ इज एवोगैड्रोस लॉ। तो एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखते हैं इसमें क्या है, कैसा नियम है, ये क्या लॉ है ये। तो ये लॉ हमें बताता है कि जो मैटर होता है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, ना तो उसे क्रिएट ही किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। जैसे केमिकल रिएक्शन होती है, हम कोई भी दो प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आफ्टर रिएक्शन हमें उतना ही उसी क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो हम दो रिएक्टेंट लेंगे तो आफ्टर रिएक्शन हमें प्रोडक्ट उसी उसमें मिल जाएगा, उसी क्वांटिटी में। ये देखिए, ये प्रूफ करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया मीथेन ले लेते हैं। CH4 प्लस O2 का रिएक्शन करा देते हैं इसे, तो क्या बनेगा CO2 और CO2 के साथ वाटर। पहले अब इन्हें बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो ये हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। अब ये रिएक्शन हमारी, ये देखो C1 है और ये H हमारे 4 है, तो ये हमारी केमिकली बैलेंस्ड हो गई है। अब हम बताएंगे कि ये जो लॉ है ये कैसे प्रूव होता है। तो हम अब इनका मोलिकुलर वेट है वो लिख लेते हैं। ये हो गया 12, ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 16, ये इधर हो गया 12 प्लस इधर एक का 16 है, तो ब्रैकेट में 16 प्लस 2 H2O मिलके 18 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो मिलके ये 18 हो गया। तो जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो 32 2 इंटू यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 मोलिक्यूल्स है, सॉरी यहाँ पे 2 और लिख लीजिए आप, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 16 प्लस 64, ये हमारा आ गया 80, इधर भी हमारा आ गया 80। तो आप खुद ही देख लीजिए, 80 हमारा आ गया। तो ये हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये प्रूव होता है कि ना तो मैटर को क्रिएट किया जा सकता है, मतलब जिस मात्रा में हमने कुछ लिया है उससे अलग प्रोडक्ट मिलेगा, उतनी ही क्वांटिटी में हमें वो मिल जाएगा। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सेकंड लॉ देख लेते हैं हमारा, आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। तो देखते हैं इस लॉ में क्या है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में क्या है, इसमें क्या बताया हमें कि मान लिया हमने दो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल से हमने 2 तरह के मॉलिक्यूल्स लिए और उनसे हमने एक क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। तो इसका मानना ये है, इस लॉ के हिसाब से ये है कि वो प्रोडक्ट तभी बनेगा जब उसका एक फिक्स प्रपोर्शन में होंगे वो। फॉर एग्जांपल पहले देख लेते हैं लॉ क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं लॉ किसने दिया था। दिस लॉ वॉज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोइस्ट। ही स्टेटेड दैट, उन्होंने कहा, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन exactly the same proportion of elements
बाय वाई वेट। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, अच्छे से समझ आएगा आपका। मान लिया ये 2H2 है, यानी H2 है ये, और ये ऑक्सीजन है, इससे हमारा प्रोडक्ट बना वाटर H2O। इसे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन है, 2 बना देंगे, ये बैलेंस हो गई है हमारी रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जल जो है यानी वाटर जो है वो कहीं का भी है, किसी भी नदी तालाब, आपके घर का मेरे घर का कहीं का भी, वो अगर है तो वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में होगा। अगर हम उसे बना रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, दो मॉलिक्यूल्स हमें हाइड्रोजन के चाहिए और एक मॉलिक्यूल हमें ऑक्सीजन का चाहिए, तो तब हमारा क्या बनेगा, वाटर। तो इसका मतलब, इस लॉ का मतलब यही है कि लॉ कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर कोई कंपाउंड बन रहा है, तो चाहे वो कहीं भी किसी भी उसमें हो, वो एक फिक्स प्रपोर्शन, एक डेफिनेट प्रपोर्शन में ही से ही बनेगा। ऐसा नहीं कि हम हाइड्रोजन के 4 ले लें और ऑक्सीजन का 1 ले लें तो हमारा वाटर बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक इसका फिक्स प्रपोर्शन है, 2 हमें ऑक्सीजन के ही लेने पड़ 2 हमें हाइड्रोजन के ही लेने पड़ेंगे, 1 ऑक्सीजन का, तो तब हमारा हमें क्या मिलेंगे, दो मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे हाइड्रोजन के, नहीं सॉरी जल के। ठीक है, तो आई होप सो आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये लॉ हमें क्या बताता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉ किसने दिया था। तो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803 में दिया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two element combine with each other and to form more than one compound, the weight of one element that combine with a fixed weight of the other are in a ratio of small whole number। ये लॉ हमें दिया था डाल्टन ने 1803 में। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब 2 एलिमेंट मिलते हैं और वो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उन एलिमेंट में जो एक का जो रेशियो है वो तो फिक्स रहेगा, और जो दूसरा एलिमेंट रहेगा उनमें, तो उन 2 कंपाउंड में उसका क्या होगा, सिंपल रेशियो में होगा वो। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा समझिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लिया 2 एलिमेंट है, कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके वाटर भी बनाते हैं, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाते हैं। तो यानी एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाया, तो देखिए आप H2 + O2 2H2O, और दूसरा हो गया हमारा H2 + O2, ये बन गया हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। तो हमने ये दोनों प्रोडक्ट ले लिए हैं। अब आप देखिए H2O में हमारा जो H2 है ये फिक्स्ड है, इधर भी H2 है, इधर भी H2 है, लेकिन इसमें क्या है, सिंगल O है, यानी सिंगल ऑक्सीजन है, और इसमें क्या है, O2 डबल उसमें है। यानी अगर हम इनका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो हमारा इसका तो निकलेगा, हमारा ये होगी हमारा 2 ग्राम, और ये हो गया हमारा 16 ग्राम, और इसमें ये हमारा 2 ग्राम ही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा 32 ग्राम। तो सिंपल सा ये है कि एक तो फिक्स्ड है, यानी H2O तो फिक्स्ड है, लेकिन जो ये ऑक्सीजन है ये एक का क्या हो जाएगा, आपस में कौन से उसमें होंगे, सिंपल रेशियो होंगे, यानी 16 रेशियो 32 का क्या हो गया, 1:2। तो ये एक सिंपल
होल नंबर में सिंपल रेशियो में आए। तो आप पढ़िए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर एंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यानी जब दो एलिमेंट मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक से ज्यादा दो कंपाउंड बना रहे हो तो उन दोनों कंपाउंड में से एक में तो एक एलिमेंट का फिक्स रेशियो रहेगा और जो दूसरे का रहेगा वो दोनों आपस में एक सिंपल रेशियो में होंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप ऑक्सीजन के लिए, तो बस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का सिर्फ यही समझाना था कि एक फिक्स जो हाइड्रोजन है वो फिक्स में रहेगा, फिक्स रेशियो में रहेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है यानी ऑक्सीजन है वो दूसरे ऑक्सीजन के एक सिंपल होल रेशियो में, सिंपल स्मॉल होल नंबर में रहेगा। ठीक है, जैसे हो गया 1:2। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट लॉ देखते हैं। फोर्थ लॉ है हमारा एवोगैड्रोस रूल। ये पढ़ लेते हैं पहले, एवोगैड्रो। गे-लुसैक बाद में पढ़ लेंगे। चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं। इन 1811 एवोगैड्रो, इन्हीं के नाम पे लॉ रखा गया था, एवोगैड्रो प्रपोज्ड, क्या प्रपोज किया था इन्होंने, प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर and pressure should contain equal number of molecules। तो एवोगैड्रोस लॉ के हिसाब से क्या था कि अगर मान लीजिए कि दो गैस है, उनका हम उन्हें इक्वल वॉल्यूम में लेंगे, यानी मान लिया हमने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमने 100 मिलीलीटर लिया है और 100 मिलीलीटर ही हमने ऑक्सीजन लिया है, तो जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन के बीच के अंदर जो मोलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल नंबर में ही होंगे, लेकिन किस पे, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, क्योंकि अगर टेम्परेचर अलग होगा या प्रेशर अलग होगा तो उनका वॉल्यूम भी अलग हो जाएगा। तो सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे अगर जितना उनका वॉल्यूम होगा उतना ही उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे दोनों गैस में आपस में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक जार है, ये भी एक जार है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसमें ऑक्सीजन गैस है, तो ये मिलके क्या देंगे, इन्होंने वाटर दिया। अब मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है ये भी इक्वल है, ये x है, ये भी x है, तो इसमें जो ये बनेगा ये भी क्या देगा, मिलके x बनेगा, और जो इनके अंदर मॉलिक्यूल नंबर है वो इक्वल होंगे। तो एवोगैड्रोस रूल्स हमें यही समझाता है। अब हमारा फिफ्थ रूल आ जाता है, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। फिफ्थ लॉ आ जाता है हमारा गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इस लॉ में इन्होंने क्या कहा था कि, चलिए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। दिस लॉ वॉज गिवन बाय गे-लुसैक इन 1808। ही ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure। सबसे पहली बात तो ये है कि जो गे-लुसैक्स लॉ है ये सिर्फ गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल है। अदर प्रोडक्ट अगर बनता है तो ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ जो गैस बनती है केमिकल रिएक्शन में उस पर एप्लीकेबल है। दूसरा ये है कि ये जो लॉ है ये हमें गे-लुसैक ने दिया था, उन्हीं के नाम पे लॉ रखा गया 1808 में। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब गैसेस को हम कंबाइन करते हैं केमिकली और वो सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर पे होती है, मतलब सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर होना चाहिए उनका, सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हो, तो क्या जो उनका आपस में मतलब कि रिएक्टेंट का
जो रिएक्टेंट है और जो हमारे प्रोडक्ट है, उनका जो रेशियो निकलेगा आपस में वो सिंपल होल नंबर में निकलेगा। देखिए एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए हमने लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये क्या बना रहा, NH3, यानी ये यहाँ पे क्या है, 2 नाइट्रोजन है इसलिए हमने 2 लिया, और हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 3। तो अगर हम इनका देखेंगे कि हमारा एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, 2NH3, यानी इनका जो रेशियो हो गया वो 1:3:2 हो गया। लेकिन कब है ये, उसके वॉल्यूम के लेके है। वॉल्यूम को लेके समझिए, मान लीजिए हमारे पास अगर 100 मिलीलीटर नाइट्रोजन है, अगर हमारे पास 100 मिलीलीटर नाइट्रोजन है, तो इसे क्या होगा हमारा 300 चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए 300 हाइड्रोजन चाहिए, क्या बनाने के लिए, जब 1 गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, 1 गिव्स 2, तो 100 कितना देगा 200। तो यानी हमें मतलब अगर आप वैसे इसे कंपेयर करें तो 1 से हमें 2 मिल रहा है, तो 100 से हमें 200 अमोनिया मिलेगा। क्या मिलेगा हमें 200 अमोनिया। तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि 100 मिलीलीटर नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है 300 मिलीलीटर के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है 200 अमोनिया। ऐसा नहीं कि इसे जोड़ के हम ये लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई चीज़ बच जाती है, अगर कोई अनरिएक्टेड पार्ट बच जाता है तो उसे हम अलग लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे जोड़ के हम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 100 की जगह अगर हमें मान लिया 300 हाइड्रोजन की जगह हमें मान लिया हमें 400 हाइड्रोजन दे देते हैं, तो अब हमारे पास कितना है, नाइट्रोजन हमारे पास 100 ही है, तो ये 100 से हमें 300 देगा, 300 यूज होंगे, तो जो हमारा ये 100 है ये हमारा बच जाएगा। ये क्या होगा हमारा 100 हमारा अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो इसमें क्या है, जो 100 ml नाइट्रोजन है 300 हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, भले ही हमें कितना दे रखा है। तो हम स्मॉलेस्ट नंबर के साथ कंपेरिजन करते हैं। मान लीजिए अगर हमें हाइड्रोजन कम दिया होता तो फिर हम उसके हिसाब से जितना भी हमें वॉल्यूम दिया होता उसके हिसाब से जो हमारे पास कम वैल्यू है उसके हिसाब से हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा गीलुसैक्स लॉ। एक बार मैं क्विकली रिवीजन करा देती हूँ, धीरे धीरे समझ, जल्दी से एक बार देख लीजिए। हम लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेशन प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गीलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और एवोगैड्रोस रूल। तो सबसे पहले हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसमें हमें ये पता है कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये आपने समझ लिया है। दूसरा हमारा लॉ ऑफ डेफिनेटिव प्रपोर्शन, इस लॉ के हिसाब से हमारा ये है कि जो चाहे जल हो या कुछ भी हो, वो मतलब अगर CO2 है तो उसमें C की मात्रा O2 की मात्रा एक फिक्स प्रपोर्शन में होती है, तो ये हमारा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये हमें ये बताता है कि अगर हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं, वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो उन 2 कंपाउंड में एक एलिमेंट का रेशियो तो फिक्स होगा और दूसरे एलिमेंट का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। ठीक है, जैसे आपने समझा भी। एवोगैड्रो रूल्स हमें क्या बताता है, एवोगैड्रो रूल्स सिर्फ गैस पे एप्लीकेबल है, और वो ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास अगर जो हमारे पास 2 गैस है और वो फिक्स वॉल्यूम में है, अगर वो फिक्स वॉल्यूम में सेम वॉल्यूम में सेम वॉल्यूम में है, तो उनके अंदर जो वो बनता है, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल का नंबर होगा वो भी फिक्स ही होगा, यानी XX ही देगा हमें। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर वॉल्यूम इक्वल रहेगा तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल ही रहेंगे। ये हमें एवोगैड्रोस रूल्स लॉ बताता है। अब देख लेते हैं गीलुसैक्स लॉ जल्दी से। ये उसमें हमें इन्होंने यही बताया है कि अगर हम जो आपस में जब गैस रिएक्ट करती है तो जो उनका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो आपस में एक सिंपल रेशियो में होते हैं। और आपने इस लॉ से ये भी समझा है कि अगर N2 1 है, मतलब एक ही वॉल्यूम है, तो वो 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा और 2NH3 देगा, यानी 100 अगर 100 N2 है तो वो 300 हमें हाइड्रोजन के साथ मिलके 200 अमोनिया देगा। तो इस लॉ के हिसाब से हमारा आपने समझ लिया होगा गीलुसैक्स लॉ। तो ये मैंने आपको 5 लॉ बताए केमिकल। आई होप सो आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको इसी तरह की यूजफुल वीडियोस अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।